जहांगीर, एक ऐसा बादशाह जिसकी आंखें एक कलाकार की थीं। चलिए आज इन्हीं की कहानी में उतरते हैं। कोई भी पेंटिंग, चाहे वो किसी मरे हुए की हो या जिंदा इंसान की, मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि ये किसका काम है। सोचिए, ये कोई घमंड नहीं था, ये एक ऐसे बादशाह का आत्मविश्वास था जिसकी दुनिया ही रंगों और लकीरों से बनी थी, और उनका यही दावा आज की हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है। देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। एक शहजादा जो एक चित्रकार भी था। देखते हैं कि कैसे शहजादा सलीम की दुनिया बाकी सबसे एकदम अलग थी। अब देखिए, एक शहजादे से क्या उम्मीद की जाती है? यही ना कि वो तलवारें चलाएगा, जंग के मैदान को अपना घर समझेगा। लेकिन शहजादा सलीम, उनका दिल तो ब्रश और रंगों की दुनिया में बसता था। और जानते हैं, यही वो फर्क था जिसने उन्हें बाकी मुगल बादशाहों से हमेशा के लिए बिल्कुल अलग बना दिया। तो 1569 में शहजादा सलीम पैदा हुए। लेकिन कमाल की बात यह है कि बादशाह बनने से बहुत पहले ही एक शहजादे के तौर पर उन्होंने अपनी पर्सनल आर्ट स्टूडियो बनवा ली थी। आप समझ सकते हैं, ये उनकी कला के लिए दीवानगी का पहला सबूत था। और फिर आया साल 1605, जब वो तख्त पर बैठे और नाम अपनाया जहांगीर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुगल आर्ट का पीक या तो अकबर के टाइम में आया होगा या फिर शाहजहां के। लेकिन सच तो ये है कि मुगल पेंटिंग का जो गोल्डन एज था वो जहांगीर का ही दौर था। है ना हैरानी की बात? तो अब जब शहजादा बादशाह बन गया तो उसने अपने इस जुनून को, अपनी इस दीवानगी को एक शाही शक्ल दी, और इस तरह बनी बादशाह की अपनी चित्रशाला। देखिए, जहांगीर सिर्फ आर्टिस्ट को काम पर नहीं रखते थे, वो उन्हें पूछते थे, उन्हें इज्जत देते थे। जैसे अबुल हसन को टाइटल दिया नादिरुज जमा, मतलब वंडर ऑफ द एज, और उस्ताद मंसूर को नादिरुल अस्र, यानी वंडर ऑफ द एरा। ये टाइटल्स ही बताते हैं कि उनकी नजरों में इन कलाकारों की क्या कीमत थी। जहांगीर के दौर की पेंटिंग को आप एक खास रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। इसमें फारसी स्टाइल की बारीकियां थीं, यूरोपियन टेक्निक का रियलिज्म था, और इन सब के ऊपर भारतीय कला की आत्मा थी। और इसी कमाल के मिक्सचर ने खास तौर पर नेचर, यानी पेड़ पौधों और जानवरों की पेंटिंग्स में एक नई जान फूंक दी। अब हम आते हैं उस किस्से पर जो जहांगीर की उस अचूक नज़र का, उनकी कला की समझ का सबसे बड़ा सबूत है। तो सीन कुछ ऐसा है। ब्रिटिश एम्बेसडर सर थॉमस रो दरबार में आते हैं। बादशाह को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने साथ मदर मैरी की एक बहुत ही कीमती, एक नायाब यूरोपियन पेंटिंग लेकर आए थे। जहांगीर ने उस पेंटिंग को देखा, जरा सा मुस्कुराए और अपने दरबारी पेंटर्स को एक चैलेंज दे दिया। एक ऐसा चैलेंज जो लगभग नामुमकिन था। उन्होंने कहा, इसकी कॉपी बनाओ। कुछ ही घंटों में एक नहीं, चार एकदम परफेक्ट कॉपियां तैयार थीं। और फिर ओरिजिनल के साथ उन चारों कॉपियों को एक साथ दरबार में पेश किया गया। अब जरा सर थॉमस रो की हालत सोचिए। उनसे पूछा गया, बताइए असली कौन सी है? वो देखते रहे पर पहचान ही नहीं पाए। उनकी अपनी पारखी नजरें भी धोखा खा गईं। लेकिन जहांगीर, उन्होंने बस एक नजर डाली और बिना एक पल सोचे असली पेंटिंग की तरफ इशारा कर दिया। बस एक नजर में। यही तो था उनकी कला की समझ का सबसे बड़ा सबूत। इस वाकये से सर थॉमस रो इतने हैरान हुए कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, इस बादशाह की आंखें किसी ट्रेन्ड आर्टिस्ट की आंखें हैं। ये किसी अपने की नहीं, बल्कि एक बाहरी शख्स की गवाही थी जिसने जहांगीर के उस दावे पर पक्की मोहर लगा दी थी। एक कलाकार के अलावा भी तो जहांगीर एक इंसान थे। तो चलिए अब कला से थोड़ा हटकर उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं जो इस बादशाह के दिल में बसता था। एक ऐसा इंसान जिसमें न्याय, प्रेम और पीड़ा सब कुछ था। आपने न्याय की जंजीर के बारे में सुना है? ये जहांगीर ने ही आगरा के किले में लगवाई थी। सोने की एक जंजीर जिसे कोई भी आम आदमी खींचकर सीधा बादशाह से इंसाफ मांग सकता था, सीधा, बिना किसी रोक टोक के। उनका दिल कितना नरम था, ये इन छोटी छोटी बातों से पता चलता है। सोचिए, अपने पालतू हिरण मनसाराम के लिए एक मकबरा बनवाना, या अपने एक दरबारी इनायत खान को मरते हुए देखकर उसकी पीड़ा को हमेशा के लिए एक पेंटिंग में कैद करवा देना। ये सब एक ऐसे दिल की निशानियां हैं जो सच में महसूस करता था। और हाँ, अपनी बेगम नूरजहां को हुकूमत में बराबर का हिस्सेदार बनाना, ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी और प्रोग्रेसिव बात थी। और नूरजहां का असर सिर्फ सियासत तक नहीं था, आर्किटेक्चर में भी था।
उन्होंने जो इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था ना, वो ताजमहल से भी पहले पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली मुग़ल इमारत थी। एक तरह से ताजमहल का प्रेरणा स्रोत। पर जैसा कि होता है, हर कहानी का एक अंत होता है। हर सुनहरे दौर पर शाम का साया बढ़ता है। तो अब बात करते हैं उस ढलते हुए सूरज की, उस ढलते हुए स्वर्ण युग की। जहांगीर की शख्सियत में जितनी खूबियां थीं, उतनी ही बड़ी कमजोरियां भी थीं। अफीम और शराब की लत, इन दो चीज़ों ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरती चली गई और उनकी जिंदगी के आखिरी साल बीमारी और कमजोरी में ही बीते। और फिर वो दिन आ ही गया, 28 अक्टूबर 1627। कश्मीर से वापस लौटते हुए भीमबेर नाम की जगह पर जहांगीर ने अपनी आखिरी सांस ली। जहांगीर का जाना सिर्फ एक बादशाह का जाना नहीं था, वो एक पूरे युग का, एक पूरे दौर का अंत था। उनके बाद और ख़ास तौर पर औरंगज़ेब के आने के बाद आर्ट को वो शाही पनाह मिलनी बंद हो गई। नतीजा, कलाकार दरबार छोड़कर इधर-उधर बिखर गए और वो जो मुगल पेंटिंग का सुनहरा दौर था, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कौन थे जहांगीर? एक बादशाह, एक कलाकार, या फिर एक आम इंसान? शायद जवाब यही है कि वो ये सब कुछ एक साथ थी। एक ऐसा इंसान जिसमें बादशाह की शान थी, कलाकार की नज़र थी और अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद एक गहरा महसूस करने वाला दिल भी था। और शायद यही चीज़ उन्हें इतिहास के सबसे दिलचस्प और सबसे ज़्यादा इंसानी मुगल बादशाहों में से एक बनाती है।